सर हमारे छोटे मामले हैं जो कहीं जमीन से विवाद से संबंधित है, कहीं किसी लोगों से आपके एग्रीमेंट से संबंधित है। आप परेशान होते हैं कि बहुत की डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन कि अगर मीडिएशन में आप दोनों पार्टियों के बीच में सहमति है तभी उसका फाइनल रिजल्ट निकलेगा, अदरवाइज मीडिएशन फेल हो जाएगा। बट इन आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेटर कोर्ट की तरह ही, जज की तरह आपके डिस्प्यूट पर एक फैसला देगा। वेलकम बैक टू आवर चैनल। बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं कि सर हमारे छोटे मामले हैं जो कहीं जमीन से विवाद से संबंधित है, कहीं किसी लोगों से आपके एग्रीमेंट से संबंधित है। आप परेशान होते हैं कि बहुत छोटा सा मामला है और हम कोर्ट जाकर के सालों परेशान हो गए। इसी को आज हम समझने के लिए इसका एक उपचार है आर्बिट्रेशन, जो कि लोग जनरली नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग अभी इससे अनभिज्ञ हैं और पढ़े लिखे लोग अनभिज्ञ हैं। जो वैसे हैं उनको तो सिर्फ कोर्ट कचहरी वही समझ में आती है। ये कोर्ट की ही वैल्यू रखने वाला एक्ट होता है और उसी के थ्रू ये निपटाया जाता है। पूरी बाउंड्री उसकी वही होती है जो लॉ के थ्रू वहां पे आप जाते हैं कोर्ट में, और सारी चीजें जो अभी आपको पता है। इसके बारे में आज हमारे साथ हैं श्री प्रतीक मिश्रा सर। ये बताएंगे, ये काफी दिन से इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं और लोगों के बीच में जाकर के इन्होंने काम किया है और इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने समझाया और बताया कि है क्या और लोगों तक पहुंचना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो वेलकम सर। एंड सबसे पहले आप ये स्टार्ट करके बताइए, आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। वेल मैं 2012 से आर्बिट्रेशन, स्पेशली स्मॉल कॉज आर्बिट्रेशन और स्मॉल बिजनेसेस के लिए आर्बिट्रेशन को प्रमोट कर रहा हूँ जी। एंड अभी रिसेंटली, स्पेशली आफ्टर न्यू अमेंडमेंट्स, रिसेंट अमेंडमेंट्स, हमें इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ है। एंड अभी सरकार ने भी इसके, बिकॉज आर्बिट्रेशन इज वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, तो इस वजह से सरकार ने भी इसको काफी सीरियसली लेना शुरू किया है। तो अगर हम ये पूछें आर्बिट्रेशन है क्या और आर्बिट्रेटर होते कौन है, तो इसका क्या स्पेसिफिक है? आर्बिट्रेशन इज एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, एडीआर शॉर्ट में इसको कहते हैं। लॉ में एक सब्जेक्ट भी होता है एडीआर, जो हम हर लॉ स्टूडेंट पढ़ता है। एडीआर में आर्बिट्रेशन के अलावा और भी कई चीजें आती हैं, उसको लोग थोड़ा बेहतर समझते हैं। जैसे देयर इज नेगोशिएशन, व्हिच इज कि लोग आपस में, दो पार्टीज इनके बीच डिस्प्यूट है, वो आपस में ही सुलह करने की कोशिश करें। देयर इज मीडिएशन की एक थर्ड पार्टी, एक थर्ड न्यूट्रल पार्टी उन दो लोगों के बीच में सुलह करवाने की कोशिश करें। बट आर्बिट्रेशन इन बाकी सब चीजों से थोड़ा अलग है इन द सेंस कि आर्बिट्रेशन में एक मीडिएशन की तरह एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है, व्हिच इज कॉल्ड एन आर्बिट्रेटर और एन आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। वो आपके बीच सुलह करवाने की मीडिएशन से कोशिश तो कर सकता है। इट इज परमिसिबल कि आर्बिट्रेशन में भी हम मीडिएशन को का एक एलिमेंट लेके उसको प्रमोट करें। बट मीडिएशन, द की डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन इज कि अगर मीडिएशन में आप दोनों पार्टियों के बीच में सहमति है तभी उसका फाइनल रिजल्ट निकलेगा, अदरवाइज मीडिएशन फेल हो जाएगा। बट इन आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेटर कोर्ट की तरह ही, जज की तरह आपके डिस्प्यूट पर एक फैसला देगा which will be binding, and in a sense it will be non appealable, उसकी आप अपील नहीं कर सकते। there are some recourses, कुछ उसके उपचार उपलब्ध हैं अगर आप संतुष्ट नहीं है आर्बिट्रेशन के अवार्ड से, बट मोस्टली उसका कोई अपील का प्रावधान नहीं है। इसका मतलब ये है इन अदर सेंस कि ऑब्वियसली एक पार्टी हारेगी, एक पार्टी जीतेगी, लेकिन वो विवाद वहीं पर मोस्टली खत्म हो जाएगा। आप सालों साल उसको अपील में लड़ते नहीं रहेंगे, 20, 25, 30, 40 साल तक या 2-3 पुश्तों तक। तो दूसरी बात, आर्बिट्रेशन टाइम बाउंड होता है, तो ये कुछ उसके एडवांटेजेस। बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि आर्बिट्रेशन एक केस की तरीके से चलता है जिसमें लोग जीतते और हारते हैं, क्या कह सकते हैं? मतलब क्योंकि मीडिएशन में तो चीजें होती हैं, दोनों के बीच में बैठा के समझौता कराया जाता है कि दोनों की कुछ शर्तें आप मान लीजिए, कुछ शर्तें हम अपनी रखवा लेते हैं, उसमें समझौता हो गया। एब्सोल्युटली। और मीडिएशन तभी सफल हो सकता है अगर दोनों पार्टीज एग्री कर रही हैं। Once it has been referred to mediation, it can always fail. तो मीडिएशन हमेशा फेल हो सकता है। अगर अंत में समाधान दोनों का जॉइंटली नहीं निकलता है तो ये फेल हो जाएगा। बट आर्बिट्रेशन इस तरह से फेल नहीं हो सकता। आर्बिट्रेशन में आपने एक बार रेफर कर दिया मामला, तो इसको हम एक तरह से, अगर सरल शब्दों में बोले तो एक तरह से हम इसको प्राइवेट कोर्ट भी कह सकते हैं। ये एक प्राइवेट कोर्ट की तरह ऐसा कहा जा सकता है, जो कि इसका जो ऑर्डर आ रहा है वो बाउंडेबल है, उससे बाउंड होती है, वो बाइंडिंग है, वो दोनों पक्षकार उससे विबंधित है, उसको मानना पड़ेगा दोनों को। इन केस अगर एक पार्टी, जैसे हर जगह हम देखते हैं कहीं संतुष्ट नहीं हुई, जिसके उसके अपोज में आ गया ऑर्डर, तो जैसे वो अपील में जाती है, तो क्या यहाँ भी अपील का प्रोविजन? देखिए जाहिर सी बात है कि एक पार्टी हारेगी, एक जीतेगी और हारने वाला कभी खुश नहीं होगा। हालांकि ऐसा आर्बिट्रेशन में कम होता है, क्योंकि आर्बिट्रेशन में भी मीडिएशन का एलिमेंट हम इन्वॉल्व करने की कॉम्पिटेंसी रखते हैं और करते हैं। तो हम आर्बिट्रेशन में भी फैसला करते हैं। आर्बिट्रेशन गिव्स यू द बेस्ट ऑफ बोथ मीडिएशन एज वेल एज लिटिगेशन इन कोर्ट। उसमें कोर्ट के और मीडिएशन के दोनों के फायदे, दोनों के बीच की चीज है इन इफेक्ट। अब इसमें लाभ आपका ये है कि सिविल कोर्ट में अगर आप जाएंगे तो जो भी हारेगा वो अपील करेगा, फिर ऊपर और अपील होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। इसमें आपकी काफी समय निकल जाएगा और जीतना हारना ऑलमोस्ट इट बिकम्स फ्यूटाइल। और वो उसका फल जो होता है वो आपको मिलता नहीं, चाहे आप हारें चाहे जीतें। आर्बिट्रेशन में देयर आर सर्टेन ऑर्डर्स। आर्बिट्रेशन का क्लेम जब चलता है, उसका मुकदमा जब चलता है, उस दौरान जो इंटरिम ऑर्डर्स होते हैं वो सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार ही उसकी अपील चलती है, अंडर सेक्शन 37 ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट। लेकिन आर्बिट्रेशन का जो फाइनल फैसला होता है, जिसको अवार्ड कहते हैं, या हिंदी में अधिनिर्णय या पंचाट शब्द का भी प्रयोग होता है, पंचाट का,
तो आर्बिट्रल अवार्ड जो होता है दैट इज नॉन अपीलेबल, बट देयर इज वन रिकोर्स अवेलेबल। आप बहुत ही लिमिटेड ग्राउंड्स पर उसको चैलेंज कर सकते हैं, उसको सेट असाइड करने के लिए, उसको अवार्ड को अपास करने के लिए। उसके ग्राउंड्स बहुत ही लिमिटेड है। अपील और चैलेंज में क्या फर्क है? अपील में आपका ऑर्डर मॉडिफाइबल होता है, हायर कोर्ट जो अपीलेट कोर्ट है, अपीलेट अथॉरिटी है, उसको मॉडिफाई कर सकती है, उसमें परिवर्तन कर सकती है, और फिर अपील और ऊपर जाती है। बट अपास करने के ग्राउंड, और दूसरी बात अपील के ग्राउंड बहुत ज्यादा अनलिमिटेड ग्राउंड्स हो सकते हैं, बहुत सारे ग्राउंड्स आपको अवेलेबल हैं, आप मेरिट पर अपील कर सकते हैं। बट अपास करना केस की मेरिट पर नहीं है। कुछ बहुत ही फेटल फ्लॉ है, जैसे कि आर्बिट्रेशन, ये मामला आर्बिट्रेबल ही नहीं था, कुछ मामले अभी हम आगे बात करेंगे कि आर्बिट्रेशन में आ सकते हैं, कुछ नहीं आ सकते। तो अगर ऐसा कोई ग्राउंड था कि आपका मामला आर्बिट्रेबल नहीं था, या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जिसके द्वारा आपने तय किया था कि हम सिविल कोर्ट ना जाकर के आर्बिट्रेटिव ट्राइब्यूनल में जाएंगे, उसमें कुछ सीमाएं थी कि ये मामला आर्बिट्रेशन में नहीं जाएगा। इन अदर वर्ड्स, अगर आर्बिट्रेटिव ट्राइब्यूनल का जो रिस्ट्रिक्शन नहीं बनता, उसका क्षेत्राधिकार नहीं बनता, इस स्थिति में अगर आर्बिट्रेटर ने कोई कदाचार किया, मिसकंडक्ट किया, या करप्शन में आपका करप्शन का कोई एलिगेशन है, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था आर्बिट्रेटर का जो उसने प्रकट नहीं किया था, कोई हितों का टकराव था, वो किसी एक पार्टी से कनेक्टेड था पहले, उसने किसी पार्टी को लीगल जी ऑन पार्ट ऑफ द आर्बिट्रेटर। फॉर एग्जांपल कि अगर आर्बिट्रेटर किसी एक पार्टी के लिए वकालत कर चुका है बहुत पहले, या रिसेंटली, या कभी भी, और इन अदर केस आर्बिट्रेटर की फैमिली में कोई एक पार्टी है, उस कंपनी का एम्प्लॉई है, या अदरवाइज उस कंपनी के कंसिडरेबल शेयर होल्डिंग रखता है, इन एनी केस कि अगर वो उसमें इंटरेस्टेड है केस, या फिर अगर आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट गलत होता था, दोनों पार्टियों की सहमति से नहीं हुआ था, यूनिलैटरली हुआ था, इन दोज केसेस वो आर्बिट्रेशन खत्म होकर के वापस दोबारा आर्बिट्रेशन में जाएगा, फिर से चलेगा केस। तो अगर हम लोग इसको आगे बढ़ाएं तो सबसे ज्यादा अभी आपने बताया कि जैसे कौन कौन से मामले आर्बिट्रेशन के थ्रू निपटाए जा सकते हैं, ये तो ज्यादा जरूरी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन आ सकते हैं इसमें इंडिया में काफी कंफ्यूजन था, बट देयर वाज अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, विद्या ड्रोलिया गाइडलाइंस उसको हम बोलते हैं, विद्या ड्रोलिया वर्सेस दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ये सुप्रीम कोर्ट का केस था। इसमें बहुत ही विशद व्याख्या करी कि कौन से मामले आर्बिट्रेबल हैं, कौन से नहीं। तो इसमें एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन किया कि देयर आर सर्टेन क्लेम्स व्हिच pertains to rights in rem and there are those which pertains to rights in personam। तो ये बड़ा सुनने में क्लिष्ट लगता है, लेकिन बड़ा आसान है। राइट्स इन पर्सोनम वो मामले हैं जिसमें हम जो भी प्रेयर कर रहे हैं, जो भी हमारा क्लेम है, जो हम राहत चाहते हैं ट्राइब्यूनल, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल से या अदरवाइज कोर्ट से, वो दो व्यक्तियों या कुछ व्यक्तियों के बीच की बात है। हम किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कोई प्रतितोष या उपचार चाहते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध किसी सर्टेन पर्सन के खिलाफ हम रिलीफ चाहते हैं आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल से, दैट इज राइट इन पर्सन। राइट्स इन रेम का मतलब था रिमाइंडर द पब्लिक एट लार्ज, कुछ विशेष व्यक्तियों के अलावा पूरी जनता के खिलाफ, पूरे समाज के खिलाफ, कुछ एक क्लास ऑफ पर्संस के खिलाफ, ऐसा कोई अगर मामला है तो वो आर्बिट्रेबल नहीं हो सकता। कैसे? एक इसका बड़ा मैं आपको सरल एग्जांपल देता हूं, जो हर व्यक्ति, भारत का एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है। अगर आपका और आपके पड़ोसी का विवाद है कि यहाँ पर गाड़ी कौन पार्क करेगा, तो ये आप दो लोगों के बीच व्यक्ति विशेष का विवाद है, ये आपसी सहमति से कोर्ट ना जाकर के या थाने पुलिस में ना समय बर्बाद करके आप आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये प्रतितोष चाहते हैं कि हमारे इस इलाके में, हमारे घर के आगे सहन पर कोई भी ना गाड़ी खड़ा करे, तो ये रिलीफ आपको आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल नहीं दे सकता, क्योंकि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल एक तरह का, जैसे मैंने पहले बताया कि इसको हम सरल शब्दों में एक प्राइवेट कोर्ट कह सकते हैं। अब इस प्राइवेट कोर्ट को अथॉरिटी कहाँ से मिल रही है? अथॉरिटी मिल रही है दो लोगों की सहमति से, उनके बीच के मामले को सुलटाने के लिए। इसमें थर्ड पार्टी इंटरेस्ट जहां पर आ जाता है तो उसकी कॉम्पिटेंसी समाप्त हो जाती है। ये कह सकते हैं कि दोनों लोग मिल करके ही अपना जज एक बना रहे हैं, जो बताएगा उन्हें कि दोनों के बीच में से क्या सही है। सरल शब्दों में ऐसा कह सकते हैं, और उनको मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा जो वो कहते हैं। ऑफ कोर्स। तो अगर हम ये कहें कि जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि आपने बताया कि अगर सामने कोई विवाद हो जाता है, उनके गाड़ी कौन खड़ी करेगा, और कोई विवाद बढ़ा, तो वो जाकर के उसको आर्बिट्रेशन के थ्रू निपटा सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन आर्बिट्रेशन में आने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है एग्रीमेंट होना उसका। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मोस्टली मोटा मोटा देखा जाए तो एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो कि एक स्टैंड अलोन एग्रीमेंट भी हो सकता है जी। और या फिर आपके किसी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में, जैसे आपने कोई सेल डीड रजिस्टर करवाई, कोई एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर करवाया जी। या आपकी कोई कंपनी है, उस कंपनी में कोई सर्विस प्रोवाइड करी जाती है, कोई प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं, उस केस में आपका जो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप एक क्लॉज डाल दीजिए, आर्बिट्रेशन क्लॉज। किसी आपके जो भी संविदा हो रही है उसमें खंड आर्बिट्रेशन का माध्यस्थम खंड डाल दीजिए, तो उस माध्यम से एक रिटन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना चाहिए जी। एक बहुत ही बारीकी है, ये थोड़ा सा पॉपुलर नहीं है, लेकिन बिना आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के भी आर्बिट्रेशन हो सकता है, उस सेंस में जब विदाउट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट दो पार्टीज एक आर्बिट्रेटर को म्यूचुअली अपॉइंट करते हैं। उस केस में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट तो नहीं है, लेकिन म्यूचुअल अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर है।
तो ये एक अपवाद है कि बिना आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के भी आर्बिट्रेशन हो सकता है। ये जनरली सर हमें लग रहा है कि ये डिस्प्यूट के बाद ही हो सकता है। ये जनरली हमने देखा है कि पारिवारिक मामलों में हमने देखा है जनरली कि विदाउट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किसी एक को आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया, कोई ऐसा कॉमन पर्सन जिसके दोनों पक्ष बराबर रिस्पेक्ट करते हो या उन पे भरोसा करते हो। तो क्या ये इस बात पे इलीगलिटी इसकी नहीं है कि कोई आर्बिट्रेशन क्लॉज था नहीं, आर्बिट्रेशन था नहीं, आपने जो नहीं, इस पर केस लॉज हैं इसके सपोर्ट में। ओके, उसको डिस्कस करना हमारे बेस स्कोप के बाहर हो जाएगा, बट ऐसा है अगर म्यूचुअल अपॉइंटमेंट है तो इसका मतलब आर्बिट्रेबल है, अब मतलब कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो हम एक बात थोड़ी सी हमने डाइग्रेशन कर दिया। आपने पूछा था कि क्या आर्बिट्रेबल है क्या नहीं। हाँ, तो राइट्स इन रेम एंड राइट्स इन पर्सोनम, ये मोटा मोटा तौर पर ये दैट इज द थ्योरी कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। इसके कुछ अपवाद हैं। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए भारत के। फॉर एग्जांपल इंडिया की पब्लिक पॉलिसी के अनुसार फैमिली लॉ के जो केसेस है, मैट्रिमोनियल और चाइल्ड कस्टडी के और मेंटेनेंस वगैरह के केसेस हैं, इवन दो वो सिविल हैं, क्रिमिनल नहीं, वो दो लोगों के बीच में, बट वो आर्बिट्रेशन में नहीं आते बिकॉज दैट इज द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। अदर कंट्रीज में जैसे यूएस में, मैं यूएस में भी आर्बिट्रेशन करता हूँ। यूएस में हमने चाइल्ड सपोर्ट पेमेंट्स या मेंटेनेंस बोलते हैं, चाइल्ड सपोर्ट पेमेंट बोलते हैं, वो हमने अवार्ड किए, बच्चों की कस्टडी अवार्ड करी है आर्बिट्रेशन। तो वहां पर ये होता है, यहाँ पर नहीं होता। कुछ और चीजें जो यहाँ नहीं होती, जैसे कि मॉर्गेज के केसेस, मॉर्गेज का एनफोर्समेंट करना, दैट इज नॉन आर्बिट्रेबल, वो सिविल होने के बाद भी नहीं आता। जो हमारा डेट्स रिकवरी ट्राइब्यूनल का जुरिसडिक्शन है वो नॉन आर्बिट्रेबल होता है, वो नहीं आ सकता। एनसीएलटी होती है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, किसी कंपनी को लिक्विडेट करना, वो नहीं आता। कंपनी के अगेंस्ट कोई रिलीफ चाहिए या कंपनी से कोई आपका इन पर्सनल डिस्प्यूट है, वो आ सकता है, बट कंपनी को स्पेसिफिकली लिक्विडेट करना या उसमें रिसीवर अपॉइंट करना, ये सब नहीं होता। ओके, ये सारी चीजें इसमें नहीं होती। एंड ऑब्वियसली क्रिमिनल कभी भी आर्बिट्रेशन में नहीं आता। क्रिमिनल ये कह सकते हैं कि इसमें एक्सेप्शंस हैं, बट मेजरली मोस्टली सिविल और कॉन्ट्रैक्चुअल केसेस सारे आते हैं। ओके, सिविल और कॉन्ट्रैक्चुअल, ये बात याद रखने वाली, क्योंकि इसमें क्रिमिनल केसेस नहीं आते हैं। बिल्कुल नहीं। जहाँ पे ऑफेंस वर्ड यूज हुआ, अपराध शब्द हुआ, वहां पे प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन का आया और वहां पे प्रोसीजर पुलिस के द्वारा ही आगे बढ़ाया जाएगा। आर्बिट्रेशन वहां पे नहीं आता। आर्बिट्रेशन वहां आ सकता है जहाँ पे आपके रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स हो। सर मैं अगर सही कह रहा हूँ? हाँ, रेवेन्यू मैटर्स इन द सेंस कि वहाँ पर जो आपके रेवेन्यू के जुरिसडिक्शन में आने वाली जमीनों के टाइटल डिस्प्यूट्स हैं जी, वो आ सकते हैं, आर्बिट्रेबल होते हैं। ओके। और स्पेसिफिकली अगर यूपी की बात करें तो यूपी रेवेन्यू कोड में लिखा है कि जो पोजीशन के का इशू है वो सिविल कोड के जुरिसडिक्शन के बाहर रखा है। उस पर सिर्फ अपने रेवेन्यू कोड का जुरिसडिक्शन है, बट वो भी इसमें आ सकता है कंसिडरिंग द रेशियो ऑफ द विद्या डोलिया केस, जिसमें बताया था कि रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के होते हुए भी रेंट कंट्रोल डिस्प्यूट्स आर्बिट्रेबल हैं जी। तो सर अगर इस ऐसे किसी का मामला है जो निपटाना चाहते हैं, ऐसे में उसको अपना सॉल्व कराना चाहते हैं, तो पहले कहाँ पे अप्रोच करें? क्योंकि जनरली इसके ना कोई प्रॉपर ऑफिस उनको दिखते हैं, क्योंकि कोर्ट वैसे चले गए, पता चल गया, लेकिन जनरली इन परसेप्शन देखेंगे किसी को ये चीजें पता नहीं होती है, कोई ऑफिस तो है नहीं, वहां पे चले जाए ऐसा कर ले। तो इसका इनिशिएट कहाँ से करें कि वो ये चीज कर पाए इन फ्यूचर? जैसे आपने बताया कि एग्रीमेंट क्लॉज होगा तो आराम से चले आएंगे, तो एग्रीमेंट करवाने के टाइम से ही इनको अवेयर होना पड़ेगा, तभी यहाँ पे अप्रोच कर पाएंगे या फिर उसके बाद भी? देखिए, ऐसा है, पहला स्टेप जो है वो है कि देयर हैज टू बी कंसेंसस बिटवीन द पार्टीज कि हम फर्स्टली देयर हैज टू बी अ प्रेजेंट और फ्यूचर डिस्प्यूट। एक प्रेजेंट में कोई डिस्प्यूट होना चाहिए और देयर शुड बी अ पॉसिबिलिटी कि फ्यूचर में डिस्प्यूट हो, और वो जब फ्यूचर में डिस्प्यूट होगा तब ये इन्वोक हो जाएगा। तो ये दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट, दैट देयर शुड बी अ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ अ लीगल रिलेशनशिप। ओके, किसी व्हिच मे बी कॉन्ट्रैक्चुअल और इट मे नॉट बी कॉन्ट्रैक्चुअल। ओके, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अगर उनका है, कॉन्ट्रैक्चुअल इन द सेंस कि जैसे अगर आपने जमीन खरीद, एक मैं क्योंकि रियल एस्टेट का हिसाब से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने किसी से जमीन खरीदने की सेल डीड करी या एग्रीमेंट टू सेल किया जी, तो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इज इन्वॉल्वड, दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल। बट आपकी फैमिली मैटर में आपके रिलेटिव से कोई डिस्प्यूट है तो वो उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट तो इन्वॉल्व है नहीं, बट स्टिल दैट इज अ सिविल डिस्प्यूट। So even though that is not contractual, there is a legal relationship, and the dispute arises out of that legal relationship, and that this is between certain specific persons. So this is again arbitrable. Okay. But secondly, there has to be mutual agreement that it has to be referred to the civil, not to the civil court, but to the arbitration. Okay. तो जनरली जो हम एग्रीमेंट बनवाते हैं, जब किसी भी चीज का एग्रीमेंट होता है, छोटे से अगर शुरुआत करें हम लोग, इवन रेंट एग्रीमेंट भी बनवाने जाते हैं, तो क्या उसमें भी हम लोग आर्बिट्रेशन क्लॉज बिल्कुल डाल सकते हैं? स्पेसिफिकली कई लोग अपना मकान किराए पे देने से डरते हैं, या बहुत सारे उसमें बहुत सोच समझ के देते हैं, कई लोगों को मना कर देते हैं, नहीं देते। क्यों डरते हैं? इन फ्यूचर हमें पुलिस और सारी चीजें उनको पता है कि अगर एक बार कब्जा हो गया, कोई दिक्कत हो गई, तो हमें सिविल कोर्ट में 10, 20, 25 साल कुछ भी लग सकता है जी।
या फिर पुलिस को लोग करवाते हैं, बट पुलिस ऑब्वियसली आपको पता है कि दैट इज अ करप्ट प्रैक्टिस, पुलिस का इसमें कोई रोल बनता नहीं है, बट वो जैसे भी बिल्कुल जो भी चलता हो। अब अगर आपने अपने रेंट एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल दिया, या अदर देन रेंट एग्रीमेंट एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अलग से कर दिया, या भले आपने रेंट एग्रीमेंट नहीं करवाया, बिकॉज रेंट एग्रीमेंट में ऑल्सो बी अराइव्ड ओरली इफ इट इज लेस देन अ सर्टेन ड्यूरेशन, तो वो ओरल रेंट एग्रीमेंट भी हो जाता है बेस्ड ऑन ओरल अंडरस्टैंडिंग, और दैट इज ऑल्सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अगर आप उसको प्रूव कर पाओ। अब पहले तो मुश्किल होता था गवाही, और अब आजकल तो वीडियो से भी ओरल कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं, तो उसको आप ओरल भले कर लीजिए, बट देयर हैज टू बी एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। द थिंग विद द रिक्वायरमेंट विद आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज इसको हमेशा राइटिंग में होना चाहिए। एक्ट में लिखा है सेक्शन 7 में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हैज टू बी इन राइटिंग, और उसमें ये भी लिखा है कि राइटिंग का मतलब आप इसको इलेक्ट्रॉनिक मींस ऑफ कम्युनिकेशन से और ईमेल वगैरह से भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं स्टैम्प पेपर, इसमें कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में। अच्छा, फिर ये अगर मान लीजिए वहां से बनवाते हैं फिर एग्रीमेंट, जनरली लोगों के दिमाग में आएगा हम आर्बिट्रेशन क्लॉज अगर डाल दिए तो हम कंफ्यूज होंगे, क्या हम सिविल कोर्ट अप्रोच करेंगे या फिर आर्बिट्रेशन में ही जा सकते हैं? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट डालने के बाद आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते, आपको आर्बिट्रेट ट्राइब्यूनल में ही आना पड़ेगा। द ट्रिक इज कि आप उस अभी होता क्या है कि आज के टाइम में 99% एग्रीमेंट्स जो भी ड्राफ्ट होते हैं एटलीस्ट ऑन द कॉर्पोरेट लेवल, और ऐसे भी जितने ड्राफ्ट हो रहे हैं कमर्शियली, जो कमर्शियल एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे पार्टनरशिप डीड्स हो गई, या कोई किसी भी कंपनी का, छोटी मोटी कंपनी का कोई आप टर्म्स एंड कंडीशंस उठा के देखिए, किसी भी वेबसाइट के टर्म्स ऑफ यूज उठा के देखिए, उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज रहता है। बट द थिंग इज कि उसमें ये नहीं लिखा होता, इसमें ये तो लिखा होता है कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट इट विल बी रेफर्ड टू एन आर्बिट्रेटर, बट वो आर्बिट्रेटर होगा कौन? एग्जैक्टली। तो अब यहाँ पर आते हैं कि आर्बिट्रेटर कौन होता है, जो आपने पूछा था सर। आर्बिट्रेटर वो होता है जिसको आप अपनी मर्जी से अपॉइंट कर दीजिए। दो के झगड़े में दोनों मिलके तीसरे को पंच बना दें, यही आर्बिट्रेशन है, और वही पंच आर्बिट्रेटर है। और ये दोनों पार्टी ही होंगी? ये दोनों पार्टियां ही अपॉइंट करेंगी। अब अगर पार्टी अपॉइंट नहीं कर पा रही है, ये प्रोसीजर दिया सेक्शन 11 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 में, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। अब उसको नए अमेंडमेंट में उसका मीडिएशन कंसिलिएशन वाला पार्ट तो हट गया, अब आर्बिट्रेशन ही बचा है, बट फिर भी उसका नाम है मीडिएशन, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन है। ओके, तो शुला के चांसेस हटा दिए गए? नहीं, उसका अलग एक्ट बन गया, मीडिएशन एक्ट अलग बन गया। मीडिएशन एंड कंसिलिएशन नहीं, सिर्फ मीडिएशन एक्ट अलग बना। ओके। तो अभी क्या है, सेक्शन 11 में पहली बात ये आती है कि सेक्शन 11 के सबसेक्शन 1 में कि एनी पर्सन ऑफ एनी नेशनलिटी में भी एन आर्बिट्रेटर। तो ये तो भूल जाए कि रिटायर्ड जज साहब भी आर्बिट्रेटर हो सकते हैं, या वकील साहब भी आर्बिट्रेटर हो सकते हैं, या यही हो सकते हैं, वही हो सकते हैं, किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति आर्बिट्रेटर हो सकता है, अनलेस पार्टीज एग्री अदरवाइज। जब तक पार्टी मना नहीं कर रही आपसी सहमति से, तब तक कोई भी व्यक्ति आर्बिट्रेटर हो सकता है। मतलब ये कंप्लीटली छोड़ दिया गया है कि वही दोनों पार्टी चूज करेंगी कौन हमारे बीच के झगड़े को सुलझाएगा। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ पार्टी ऑटोनॉमी। पार्टियों की स्वायत्तता का सिद्धांत है कि दो पार्टी आपस में जैसा चाहें उसको अपॉइंट कर सकती हैं। वैसे ही बीच में एक रिस्ट्रिक्शन डाला था कि सिर्फ 10 साल की प्रैक्टिस वाले वकील साहब करेंगे, या रिटायर्ड जज करेंगे, या 10 साल की अनुभव वाले आईएएस करेंगे, या इंजीनियर करेंगे। फिर इस पे अब ये पता नहीं, दिस इज कंप्लीटली अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आर्बिट्रेशन। ये क्यों इन्होंने अमेंडमेंट किया था मुझे नहीं पता, बट ये बिना नोटिफाई किए अमेंडमेंट वापस इन्होंने कैंसिल कर दिया था। ओके, मतलब प्रेजेंट टाइम में भी यही है कि कोई भी आर्बिट्रेशन कर सकता है सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन पुट बाय द पार्टीज। ओके, जो पार्टी चाहेगी उसी को चूज, वही आर्बिट्रेटर बनेगा। आर्बिट्रेटर, अब ये हम लोग जान लीजिए कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है जो कि मामले में इंटरेस्टेड ना हो, और एक पक्षीय रूप से एक पार्टी द्वारा अपॉइंट किया होगा, दोनों पार्टियों की सहमति से अपॉइंट किया। अब कितने आर्बिट्रेटर्स हो सकते हैं? आर्बिट्रेटर या तो एक होगा जिसको सोल आर्बिट्रेटर कहते हैं जी, या 3 होंगे, या 5 होंगे, या 7 होंगे। कहने का मतलब कि विषम संख्या में होंगे, ऑड नंबर्स में होंगे, इवन नंबर्स में आर्बिट्रेटर नहीं हो सकते। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि अगर आपने 2 आर्बिट्रेटर बनाए और एक ने आपके फेवर में दिया, एक ने हमारे फेवर में दिया, तो अब ये टाई ब्रेक करने के लिए एक थर्ड आर्बिट्रेटर होना चाहिए, वो इज कॉल्ड द प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर। और तीनों लोग अपनी राय देने के लिए भी बाउंड हैं? हाँ, मतलब अगर इन केस ऑफ मोर देन 1 आर्बिट्रेटर्स, अगर मेजॉरिटी ऑफ द आर्बिट्रेटर्स एक फैसला दे रहे हैं, तो बाकी दें या ना दें या उसके खिलाफ दें, वो उसको अवार्ड का पार्ट नहीं माना जाता। ओके, जैसे लार्जर बेंचेस में होता है कि जो ओके सर, एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें आएगी दिमाग में लोगों की कि हम अगर इसमें आते हैं आर्बिट्रेशन के थ्रू ये अपने मैटर को सॉल्व करने के लिए, तो हमारे जो फीस होती है जनरली हम जो जाते हैं आर्बिट्रेटर को कितना देंगे, या फिर हमारा खर्चा कितना आएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, इसकी गाइडलाइन बताइए आर्बिट्रेशन एक्ट के शेड्यूल 4 में। उसमें एक स्लैब वाइज फार्मूला दिया है, जो कि 3.5%, जो कि आपके क्लेम के वैल्यूएशन से, मुकदमे के जो मूल्यांकन होगा उसके वैल्यूएशन का 3.5% से लेकर के शुरू होकर के आधे % तक जाता है स्लैब वाइज। जैसे स्लैब आगे बढ़ता है परसेंटेज कम होता जाता है, बट दैट इज अ गाइडलाइन। जब आप अपनी मर्जी से आर्बिट्रेटर नहीं अपॉइंट कर पा रहे हैं, तो फिर उस केस में हाई कोर्ट आर्बिट्रेटर अपॉइंट करता है। ओके, ये प्रोविजन है। हाँ, और वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब होते हैं, उनको आर्बिट्रेटर अपॉइंट करता है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो अगर पार्टीज फेल हो गई हैं आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने में, सबसेक्शन 1 ये कहता है कि एनी पर्सन ऑफ एनी नेशनलिटी में भी आर्बिट्रेटर। फिर बाकी उसके आगे ये प्रोविजंस हैं कि वो कौन होगा, उसका प्रोसीजर पार्टीज डिसाइड करेंगी। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर पार्टीज डिसाइड नहीं कर पा रही हैं, तो एक जो क्लेमेंट है वो एक आर्बिट्रेटर देते अपना, फिर रिस्पोंडेंट एक आर्बिट्रेटर देते, फिर ये दोनों मिलकर एक तीसरा आर्बिट्रेटर देते, और इस तरह से 3 आर्बिट्रेटर का ट्रिब्यूनल बना। ठीक है, और अगर ये भी नहीं हो पा रहा है, तो सेक्शन 11(5) और 11(6) में
कोर्ट हाई कोर्ट अपॉइंट करते हैं। अपॉइंट कर तो अभी जब हाई कोर्ट अपॉइंट करता है तो दे स्ट्रिक्टली अडहियर बाय दिस प्रिंसिपल की जो शेड्यूल में फॉर्मूला दे रखा है, शेड्यूल 4 में आर्बिट्रेशन एक्ट के, उस हिसाब से वो फीस चार्ज करते हैं। उसमें कुछ एडिशनल फीस होती है जो कि पर हियरिंग कुछ जो सब लेते हैं, कुछ लोग परसेंटेज में लेते हैं, 10% एक्स्ट्रा लेते हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस एंड सेक्रेटरियल चार्जेस, तो ये कुछ एक्स्ट्रा फीस होती है उसकी। बट जो आपने अगर खुद आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है तो आप उससे अपॉइंट करते टाइम उससे एग्री कर सकते हैं कि इतनी नहीं हम इतनी फीस देंगे। ओके, ये भी होता है, ये भी इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आर्बिट्रेशन ये एक एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म तो है, बट इट इज आल्सो सर्विस। जैसे वकालत में वकील साहब एक सर्विस देते हैं, वैसे आर्बिट्रेटर भी एक सर्विस देते हैं, उसकी आपसे फीस लेते हैं, व्हिच इज एनालॉगस टू कोर्ट फीस इन सर्टेन वेज, नॉट एग्जैक्टली बट ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये फीस लाइक फीस ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल, ये फी आप उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं स्टार्टिंग में। ओके, ये पार्टी करेगी। हाँ, बट अदरवाइज अगर आपने नहीं किया, अगर आपने इस मुद्दे पे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में आपको अपॉइंट करते टाइम उनसे नहीं डिस्कस किया और ये राइटिंग में पहले से नहीं किया, तो फिर आर्बिट्रेटर साहब जो फीस बताएंगे वो आपको देनी पड़ेगी, व्हिच इज यूजुअली ऑलवेज एज पर द एक्ट। ओके, तो बेसिकली एक क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पीछे छोड़ा कि हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे जिनको ये विवाद है, वो अप्रोच कहाँ पे करेंगे? अब मैं आपको इसी तरह पॉइंट करना चाहता था कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आप किसी प्रोफेशनल आर्बिट्रेटर को ही करें। अगर आपका पारिवारिक विवाद है तो आपके परिवार में कोई बड़ा बूढ़ा हो जिसकी दोनों पार्टी रिस्पेक्ट करती हैं, आप उनको आर्बिट्रेटर बना सकते हैं। ऑब्वियसली आपको कानून की कुछ आर्बिट्रेशन एक्ट की कुछ जानकारी तो होनी चाहिए, उसके लिए वो आर्बिट्रेटर जो आपने अपॉइंट किया है वो किसी आर्बिट्रेशन प्रोफेशनल से, आर्बिट्रेशन के स्पेशलाइजेशन रखने वाले वकील साहब से एक्सपर्ट ओपिनियन टाइम टू टाइम ले सकता है। अदरवाइज आर्बिट्रेशन प्रोफेशनल्स अब इस धीमे धीमे आ रहे हैं। एक एक्ट में अमेंडमेंट किया गया जो अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ है कि आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बनेगी जो आर्बिट्रेटर्स का पैनल करेगी। और इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट एनजीओज हैं, कंपनीज हैं, और अदरवाइज इंडिविजुअल प्रैक्टिस करने वाले भी कई प्राइवेट आर्बिट्रेटर्स हैं। आपको थोड़ा खोजना पड़ेगा, आप उनको अप्रोच करके उनसे बात कर सकते हैं। मतलब हर वो कोई आर्बिट्रेटर है जिसे आप मानते हैं आपके मामले को सुलझा सकता है, करेक्ट, उसे आप अपॉइंट कर सकते हैं अपना आर्बिट्रेटर बना करके, दोनों म्यूचुअली कंसेंट है दोनों पार्टी। करेक्ट। एज ऑफ नाउ the practice of arbitration is largely unregulated. इसकी कोई अभी बॉडी नहीं है, सिर्फ एडवोकेट्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट बार काउंसिल। वैसे अभी इसके लिए ये नोटिफाई नहीं हुई है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो प्राइवेटली अपना इसको कर रहे हैं। दे आर वेरी रेप्यूटेड और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। हर मेजर शहर में आर्बिट्रेशन सेंटर्स खुल रहे हैं। दिल्ली में एक इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर खुला है जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी, तो इस तरह से और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सब तरफ है। तो जैसे कि कोई ऑर्डर होता है सिविल कोर्ट में या फिर कोर्ट में, जनरली लोग उसी से यूज्ड टू होते हैं, तो बेसिकली उसमें एक ऑर्डर में प्रॉपर स्टैंप लगा होता है, सिग्नेचर होते हैं, जिसकी सारी चीजें होती है। क्या यहाँ पे ये सारी चीजें भी होती हैं? जी, यहाँ पर होती है। और इन सेक्शन 17 में जो मुकदमे के दौरान आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के ऑर्डर्स होते हैं सेक्शन 17 के अंदर, वो कोर्ट के ऑर्डर के बराबर ही होते हैं और कोर्ट के ऑर्डर की तरह ही उनका एनफोर्समेंट किया जाता है। इनफैक्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक आपको और एडवांटेज है ओवर द ट्रेडिशनल कोर्ट लिटिगेशन कि कोर्ट में आपको मुकदमा पहले डालना है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको इंटरिम रिलीफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यानी कि इन अदर वर्ड्स आपका मुकदमा इन्फ्रक्चुअस तो नहीं हो जाएगा। अगर आपने मुकदमा डाला और आपको उसमें स्टे नहीं मिला इन सर्टेन केसेस, तो आपका मुकदमा लड़ना व्यर्थ है। लेकिन यहाँ पर आप पहले आर्बिट्रेटर को रेफरेंस दीजिए, मुकदमा शुरू होगा, आप पहले इंटरिम रिलीफ के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं अंडर सेक्शन 17 कि मुकदमे की विषय वस्तु को सिक्योर कर दिया जाए। अगर मनी क्लेम है आपका तो उतना पैसा पहले से गारंटी में या बॉन्ड में या अदरवाइज किसी भी तरीके से सेव करके रख लिया जाए, या अगर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है तो प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाए। जब ये हो जाएगा उसके बाद आप अपनी क्लेम पिटीशन डालेंगे, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम उसके बाद आप अपनी डालेंगे। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम डालने पर मुकदमे का वैल्यूएशन निकलेगा, फिर काउंटर क्लेम आ रहा है कि नहीं आ रहा तो फिर उसका वैल्यूएशन बढ़ सकता है उस हिसाब से। सर यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो अटैचमेंट होगी वो एक रिसीवर को नियुक्त करके होगी या फिर अटैचमेंट लाइक कैसे होगी, इसमें कुछ दैट इज अप टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्बिट्रेटर। ओके, इन माय प्रैक्टिस इफ द सर्कमस्टेंसेस सो वारंट तो मैं रिसीवर अपॉइंट कर देता हूं, व्हिच इज ऑलवेज अ न्यूट्रल पर्सन। ओके, और मोस्टली पार्टीज उसको कोऑपरेट करती हैं। अगर कोई पार्टी कभी कोऑपरेट नहीं करती है, इन दैट केस आई कम्युनिकेट माय ऑर्डर टू द डिस्ट्रिक्ट जज, द ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज, और डीजे साहब उसको नजारत में फॉरवर्ड करते हैं। नजारत में जो पार्टी है, जो एप्लीकेंट पार्टी है जिसने अप्लाई किया था सेक्शन 17 के रिलीफ के लिए, वो वहाँ पर अपना प्रोसेस फीस जमा करती है, फिर नजारत से वो पुलिस बल लेकर के उसको अटैच करवा देते हैं और हमारे नॉमिनेटेड रिसीवर को उसका कब्जा दे देते हैं। ओके, जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे एंड दिस इज वेरी यूजफुल एंड एफिकेशियस। अब अच्छा, सिविल कोर्ट जनरली ऐसा नहीं करती, सिविल कोर्ट का भी ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो भी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है मुकदमे के दौरान, लेकिन ऐसा रेयरली देखने को मिलता है। द रीजन इज कि वहाँ पे मुकदमे चलते हैं 20-25 साल चल सकते हैं आराम से। ऑफ कोर्स दिल्ली वगैरह में काफी रॉबस्ट सिस्टम वहाँ बन गया है, 2-3 साल से ज्यादा मैंने देखा जनरली सिविल केसेस नहीं चलते, बट देश बहुत बड़ा है और हर जगह के लोग अभी भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मतलब 2-3 पुश्ते हैं तो सिविल केस चली जाता है 2-3 पुश्तों तक। इसीलिए बदनाम कर रखे हैं लोग, एक बार उलझोगे तो फिर सुलझते हुए पीढ़ियां बीतती हैं केस के बारे में। लेकिन अगर हम अटैच करने से पहले हम अटैच करने में इसलिए कंफर्टेबल रहते हैं बिकॉज अंडर सेक्शन 29B अगर हम एक प्रोसीडिंग को चला रहे हैं व्हिच प्रोवाइड्स फॉर फास्ट ट्रैक मोड, तो हम प्रोसीडिंग शुरू होने के मुझे रेफरेंस आने के 6 महीने के अंदर
within 6 months of getting the reference of arbitration वो मुकदमा खत्म हो जाता है, फाइनल अवार्ड उसमें आ जाता है। Okay. समटाइम्स उसको एक्सटेंड किया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ पार्टीज और विद द लीव ऑफ द कोर्ट बाय अनदर 6 months। तो यानी कि साल भर में आपका आ ही जाता है। अगर फास्ट ट्रैक मोड में नहीं भी है तो भी यूजुअली मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, नॉट बीइंग वेरी प्रिसाइज, कि 1.5 साल में आर्बिट्रेशन का मुकदमा खत्म हो जाता है, मैक्सिमम, दैट इज मैक्सिमम। पर्सनली मैंने सिर्फ एक बार एक्सटेंशन लिया आज तक, और मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरे का दे नहीं सकता, बट मैंने यही देखा सब जगह, मैंने बहुत ही रेयरली देखा कि लोग एक्सटेंशन लेते हैं। प्राइवेट आर्बिट्रेटर्स की बात कर रहा हूँ। तो 6 महीने में अगर आपका मुकदमा सॉल्व हो जाए, विच इज फाइनल, आप उसमें हो सकता है हारे, हो भी, ये भी हो सकता है आप उसमें जीत जाए या हार जाए, बट जो भी होगा फाइनल होगा, आपका लाइफ लॉन्ग हैरेसमेंट नहीं होगा। जीतने के बाद भी लोगों का लाइफ लॉन्ग हैरेसमेंट होता है कि बारी बारी पेशी पर जाकर के वकील साहब को पैसा देने से लाख गुना बेहतर है कि और इसमें वकील साहब का भी फायदा है, बिकॉज आर्बिट्रेशन में वकील साहब को ज्यादा फीस मिलती है। हाँ, क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज के अकॉर्डिंग उनको मिलती है। अब उसका जो भी रीजन हो, बट लखनऊ में जैसा मैंने देखा है आर्बिट्रेशन कोई, मतलब आप एक ठीक ठाक रेपुटेड वकील साहब को किसी को लीजिए, फॉर इंस्टेंस उनकी हाई कोर्ट में जो फीस है उससे ज्यादा फीस उनकी आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल में वकालत करने की है। ओके, ये पार्टी देने के लिए क्या बाउंड होती है? आर्बिट्रेशन फीस तो देने के लिए बाउंड है, बाकी वकील साहब की फीस तो नेगोशिएबल है, जस्ट लाइक एनी अदर केस। ओके, तो ये कर सकते हैं। मतलब अगर मामले को लंबा नहीं खींचना है, कोई भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, रूम रेंट पे इवन दे रहे हैं, तो भी अगर आपको लगता है कल को हमको कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटने पड़े, हम किसी को एक आर्बिट्रेटर बना करके नियुक्त करके अपने मामले को सुलझा ले जाएंगे, तो आप ये काम कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल करके एक एग्रीमेंट अपना तैयार कर सकते हैं। हम लोग इसी से स्टार्ट कर सकते हैं और इसी पे आकर के आप आर्बिट्रेशन को आगे बढ़ा पाएंगे, और आपकी जो ओवरऑल रहेगी, जो ऑर्डर होगा वो वैसे ही इन्फोर्सेबल होगा, वैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा जैसे एक सिविल कोर्ट डिग्री देता है वैसे ही। करेक्ट। जो फाइनल अवार्ड होते हैं या इंटरिम अवार्ड भी होते हैं, देयर आर टू थिंग्स, देयर आर ऑर्डर्स, देयर आर अवार्ड्स। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की बस ये दो चीजें होती हैं, ऑर्डर्स होते हैं इंटरिम मेजर्स के लिए, और अवार्ड होते हैं, अवार्ड भी होते हैं इंटरिम अवार्ड एंड फाइनल अवार्ड। इंटरिम अवार्ड इज पार्ट ऑफ द फाइनल अवार्ड, जो कुछ क्वेश्चंस और कुछ इश्यूज थे जो हमें पहले ही समाधान हो गया, तो हमने उसका पहले ही फैसला कर दिया, पार्ट में हमने 2 पार्ट में अपना फैसला कर दिया, यही है प्राइमरी डिग्री एंड फाइनल डिग्री। करेक्ट। तो अवार्ड्स आर नॉन अपीलेबल एंड दे आर एग्जीक्यूटेबल इन द सेम मैनर एज द डिक्री ऑफ द सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट की डिक्री आपको मिल गई, फॉर एग्जांपल आपका किराएदारी का विवाद था, मान लीजिए किराएदार ने कब्जा कर लिया, आपको छोड़ नहीं रहे, अब आपने डिटर्मिनेशन के लिए और डिलीवरी ऑफ पोजीशन के लिए केस किया है, आपकी लीज डीड डिटरमिनेट होगी, उसको कोर्ट ने मान लिया कि खत्म है और आपको कब्जा चाहिए, कब्जा पाने के आप हकदार हैं, तो आपको कब्जा, उसको मैंडेटरी इंजेक्शन दे दिया कि आप कब्जा इनको दीजिए। अब अगर अभी भी नहीं मान रहा तो आप एक एग्जीक्यूशन केस डालेंगे। इसमें भी फाइनल अवार्ड का एग्जीक्यूशन डाला जाता है इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डिक्री ऑफ द सिविल कोर्ट। मतलब फाइनली फर्क ये, देयर इज अ गाइडलाइन कि आर्बिट्रल अवार्ड्स का जो एग्जीक्यूशन है इसको 6 महीने में पूरा करना है, दैट इज द गाइडलाइन इन थ्योरी। ओके, इट मे नॉट ऑलवेज बी implemented in letter and spirit, okay, but mostly ये है। और आर्बिट्रल अवार्ड्स के एग्जीक्यूशन जो होते हैं वो एक अलग कोर्ट में जाते हैं, कॉमर्शियल कोर्ट में, और इसके लिए हाई कोर्ट में एक स्पेशल कमेटी भी है जो मॉनिटर करती है, लॉर्डशिप्स की कमेटी है जो मॉनिटर करती है कि ये जो पिटिशंस हैं, एग्जीक्यूशंस हैं या अवार्ड के चैलेंजेस हैं सेक्शन 34 में, या अपीलेबल ऑर्डर्स की अपील है सेक्शन 37 में, तो ये जल्दी जल्दी डिस्पोज ऑफ करी जाए, तो इसके लिए हाई कोर्ट की स्पेशल कमेटी है। तो in any case it is much better than executing an arbitral award. It is much easier than doing that with डिग्री और degree of the London Civil Court. ओके, ओके। सो हम लोग इसको समराइज करते हुए ये कह सकते हैं कि अगर आपको ऐसे मामले हैं जो छोटे हैं और आप परेशान नहीं होना चाहते हैं, तो इसको आर्बिट्रेशन के थ्रू आप आराम से इसको निपटा सकते हैं, और उसमें आपको कोर्ट कचहरी नहीं दौड़ना पड़ेगा। एक प्राइवेट कोर्ट की तरह होती है ना, आपका समझ आया होगा कि आपका मुकदमा नहीं आया, नंबर नहीं आया, या फिर केसेस बहुत लंबे हैं, जज साहब नहीं बैठे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और आप इसको जल्दी से जल्दी इसको निपटा सकते हैं। स्पेशली संडे को भी सुनवाई होती है, रात को 8 बजे के बाद भी होती है, दैट इज वेरी फ्लेक्सिबल। ओके, ये हमेशा आपके लिए ओपन है, वो क्योंकि आर्बिट्रेटर आपके खुद के होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर।